नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, आभार। इसी के साथ अपन जैसे अपने टॉपिक हो गया था पिछली क्लास में पोषक तत्वों का वर्गीकरण। अपने लास्ट टॉपिक अपन ने छोड़ा था पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो पोषक तत्वों के वर्गीकरण में पोषक तत्वों का वर्गीकरण पोषक तत्वों का वर्गीकरण अपन ने लास्ट टॉपिक छोड़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। तो पोषक तत्वों के वर्गीकरण में अपने पहले आधार हो चुका था मात्रा के आधार पर पोषक तत्व। मात्रा के आधार पर पोषक तत्व, मात्रा के आधार पर पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा था अपन ने? 3 भागों में। 3 भागों में बांटा था, जिसमें एक आधारीय पोषक तत्व है, दूसरा मुख्य और तीसरा अपने था सूक्ष्म पोषक तत्व। इनका आगे आपको पता है, अच्छे से आपने पढ़ा होगा, पिछली बार जो क्लास ली है उसमें मात्रा के आधार पर पोषक तत्व अपने हो चुके हैं। इसके बाद में धातु के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण अपन पढ़ रहे हैं। धातु के आधार पर, इसमें दूसरा बेसिक है अपने धातु के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। धातु के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों का वर्गीकरण तो ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है इसको, धात्विक पोषक तत्व और अधात्विक पोषक तत्व। धात्विक पोषक तत्व और अधात्विक पोषक तत्व। अच्छा, अधात्विक पोषक तत्व में कौन कौन से पोषक तत्व आ रहे हैं अपने? अधात्विक पोषक तत्व का याद रखना बस आपको, इसके अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे धात्विक हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने पोषक तत्व टोटल कितने पढ़े थे? 17 पोषक तत्व होते हैं। इसमें से अधात्विक पोषक तत्वों के बारे में अपन ने क्या, अधात्विक का मतलब क्या है कि जिनमें धातु नहीं पाई जाती है, ये पोषक तत्व धातु के रूप में नहीं है, ध्यान रखना। तो इसमें कौन कौन है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और बोरोन, ठीक है। अधात्विक पोषक तत्वों की बात करें तो अधात्विक पोषक तत्व NPSClMoB, ये 6 पोषक तत्व है, वो सारे के सारे क्या है? अधात्विक पोषक तत्व है। इसके अलावा जितने भी पोषक तत्व है NPSClMoB के अलावा जितने भी पोषक तत्व है वो सारे के सारे धात्विक पोषक तत्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें आ जाएगा अपने कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, फेरस, निकिल, ये सारे के सारे पोषक तत्व। इसके अलावा आपको अधात्विक का ध्यान रखना है। अधात्विक पोषक तत्व में कौन कौन से? NPSClMoB, इसके अलावा धात्विक पोषक तत्व। अधात्विक के अलावा इतना सा ध्यान रखना है, NPSClMoB, इसके अलावा जितने भी पोषक तत्व बच रहे हैं वो सारे के सारे धात्विक पोषक तत्व हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर हो गया, अपने धातु के आधार पर हो गया पोषक तत्वों का वर्गीकरण। लिखते जाइए इनको साथ साथ में। तीसरा आधार है अपने चालकता के आधार पर वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। चालकता के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें भी 2 प्रकार से अपन डिवाइड करेंगे इनको। एक तो होंगे मृदा में चालकता के आधार पर, मृदा में चालकता के आधार पर, और एक होगा पौधों में चालकता के आधार पर। तो मृदा में चालकता के आधार पर पोषक तत्वों की अपन बात करें तो इसको आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया। अधिक चालक,
मर्दा में चालकता के आधार पर अपन आगे डिवाइड करेंगे इनको। मर्दा में चालकता के आधार पर पोषक तत्व 3 प्रकार के होंगे। अधिक चालक तत्व, कम चालक तत्व, अचालक तत्व। अधिक चालक तत्व कौन कौन से? मर्दा में बात हो रही है, ध्यान रखना। मर्दा में चालकता के आधार पर अधिक चालक तत्व कौन कौन से हैं? नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन और मैंगनीज। ध्यान रखना, मर्दा में चालकता की बात आए तो नाइट्रेट होगा, सल्फेट होगा, बोरोन, इसके अलावा क्लोरीन और मैंगनीज, ये सारे के सारे क्या है? अधिक चालक पोषक तत्व है। इसके अलावा अचालक पोषक तत्व की बात करें, मर्दा में अचालक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? फॉस्फोरस और जिंक। मर्दा में अचालक पोषक तत्व कौन कौन से? फॉस्फोरस और जिंक। ध्यान रखना, इसीलिए अपन पढ़ते हैं कि फॉस्फोरस को कभी भी खड़ी फसल में उपयोग नहीं करते हैं। फॉस्फोरस को कभी भी अपन खड़ी फसल में उपयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखना, इसका उपयोग करेंगे बुवाई के समय बेसल डोज के रूप में दिया जाता है। फॉस्फोरस को बुवाई के समय बेसल डोज के रूप में दिया जाता है फॉस्फोरस को। कारण क्या है? क्योंकि ये मर्दा में अचालक तत्व है। मर्दा में अचालक तत्व है, ये जहां मर्दा में दे देंगे वही पड़ा रहेगा, फॉस्फोरस और जिंक। ध्यान रखना, ये 2 तत्व है। इसके अलावा कम चालक तत्व है, तो नाइट्रोजन का एक रूप है नाइट्रेट और दूसरा रूप है अमोनियम। तो जो नाइट्रेट रूप है वो मर्दा में अधिक चालक होगा और जो कम चालक होगा वो रूप कौन सा होगा? अमोनियम। ठीक है। कॉपर, फेरस, इसके अलावा कम चालक जितने भी पोषक तत्व रह रहे हैं, देखिए इतना ध्यान रखना है। अचालक तत्व कौन कौन से हैं? फॉस्फोरस और जिंक। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। हर कंपटीशन में लगभग हर बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, और लास्ट ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन। मर्दा में अचालक पोषक तत्व कौन कौन से? फॉस्फोरस और जिंक। इसके अलावा कम चालक तत्व, जैसे अधिक चालक तत्वों में नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, इतने पोषक तत्वों का ध्यान रखना है। इसके अलावा कम चालक तत्व है, इसमें बाकी जो बचे हुए हैं वो सारे पोषक तत्व इनमें आ जाएंगे। ठीक है। तो मर्दा में चालकता के आधार पर अधिक चालक, चालक का मतलब आप समझ गए होंगे कि चालक का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे अपन मान लो खड़ी फसल में अपन काम में ले रहे हैं उर्वरकों के रूप में, इन्हें पोषक तत्वों की अपन उर्वरकों के रूप में पूर्ति कर रहे हैं। तो मैटर क्या करता है कि अधिक चालक मतलब ये जल्दी से पौधों को अवेलेबल हो जाएंगे, मतलब मर्दा में अधिक चालक होंगे और आसानी से मर्दा में पौधों को प्राप्त हो जाएंगे। कम चालक ये इससे थोड़ा धीरे प्राप्त होते हैं। अचालक ये जहां देंगे वहां के वहां पड़े रह जाएंगे। ठीक है। तो मर्दा में चालकता के आधार पर फॉस्फोरस अचालक तत्व ये इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस और जिंक। और अधिक चालक में नाइट्रेट, सल्फेट, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज। कम चालक में ध्यान रखना, इसके अलावा जितने भी पोषक तत्व बच रहे हैं सारे के सारे कम चालक में आ जाएंगे। ठीक है। मर्दा में चालकता के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया। अब आगे अपन पौधों में चालकता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो पौधों में चालकता के आधार पर अपन वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, इससे पहले पौधों में चालकता से पहले अपन पोषक तत्वों, पौधों में चालकता अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं मर्दा में चालकता के आधार पर हो गए, पौधे में चालकता के आधार पर एक बार होल्ड करो इसको। और आपको दूसरा इसी के बीच दूसरा पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण बताऊं, वो है कमी के लक्षण के आधार पर। कमी के लक्षण, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, पौधों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण। तो इनको अपन कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में। ठीक है। अब ये 4 भागों में कमी के लक्षण की बात हो रही है, तो यहाँ पे कमी के लक्षण ये पौधा है, इसमें कमी के लक्षण आ रहे हैं या तो सिर्फ कलिका पे आएंगे,
या आधार भाग की पत्तियों पे आएंगे, या मध्य भाग की पत्तियों पे आएंगे, या फिर नई जो पत्तियां निकल गई है उन पे आएंगे। कमी के लक्षण कहाँ प्रकट होंगे? एक तो पुरानी पत्तियों पर, मध्यम पत्तियों पर, और ये क्या होगी? नई पत्तियां होगी। और इसके अलावा ये जो भाग है वो शीर्ष कलिका होगी, जहां से तने की वृद्धि हो रही है वो क्या होगी? शीर्ष कलिका। जहां से तने की वृद्धि हो रही है वो शीर्ष कलिका है, ध्यान रखना। तो अपन बात करें, ये नीचे जो पत्तियां होगी वो सारी की सारी कौन सी है? पुरानी पत्तियां। नीचे की जो पत्तियां हैं वो पुरानी पत्तियां, ये पौधे का मध्यम भाग हो गया, और ये वाली नई पत्तियां हो गई। अब पोषक तत्वों में कमी के लक्षण कैसे प्रकट होंगे? पुरानी पत्तियों में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, इसके बारे में चर्चा करें। पुरानी पत्तियों पर कौन कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देंगे? तो वो है एनपीके, प्राथमिक पोषक तत्व सारे आ जाएंगे। एनपीके, एमजी और एमओ, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ठीक है। पुरानी पत्तियों पर कमी के लक्षण प्रकट होंगे, वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं? एनपीके, एमजी और एमओ। ध्यान रखना, पुरानी पत्तियों पर पोषक तत्वों की कमी के लक्षण कौन कौन से पोषक तत्व हैं? अपनी कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर प्रकट करते हैं, तो कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ठीक है। अब मध्यम भाग पर बात आ जाए तो मध्यम भाग पर जिंक पोषक तत्व की कमी दिखेगी। मध्यम भाग पर जिंक पोषक तत्व की कमी दिखेगी, और नई पत्तियां, जो नई पत्तियां होंगी उनमें पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। तो वो कौन कौन से पोषक तत्व हैं? सल्फर, कॉपर, क्लोरीन, मैंगनीज और फेरस। सल्फर, कॉपर और क्लोरीन, नई पत्तियों पर कमी के लक्षण सल्फर, कॉपर, क्लोरीन और इसके अलावा मैंगनीज और फेरस। अब शीर्ष कलिका की बात आए तो शीर्ष कलिका पर कौन कौन से पोषक तत्व की कमी दिखेगी? तो वो है कैल्शियम और बोरोन। कमी के लक्षण दिखने का मतलब है कि पुरानी पत्तियां, अगर नाइट्रोजन की कमी हो रही है तो पुरानी पत्तियां क्या हो जाएगी? पौधे में पुरानी पत्तियां अगर पीली पड़ रही है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन की कमी हो रही है। अब आप बोलोगे कि मैम पुरानी पत्तियों पर 5 पोषक तत्व की कमी हो रही है, तो पुरानी पत्तियां पीली पड़ रही है तो इसका मतलब अपन कौन से पोषक तत्व की पूर्ति करेंगे? तो इसके बारे में आगे अपन चर्चा करते हैं। पुरानी पत्तियों पर पोषक तत्व की कमी, नई पत्तियों पर मध्य भाग पर और शीर्ष कलिका। अच्छा, शीर्ष कलिका पे अभी पढ़ा था, शीर्ष कलिका पे 2 पोषक तत्व की कमी हो रही है, वो कौन कौन से? कैल्शियम और बोरोन। शीर्ष कलिका पे 2 पोषक तत्वों की कमी हो रही है, कैल्शियम और बोरोन, ठीक है। और मध्य भाग पर जिंक पोषक तत्व की कमी हो रही है। ये इतना क्लियर रखना, कैल्शियम और बोरोन की कमी हो रही है शीर्ष कलिका पे, और मध्यम भाग पे जिंक पोषक तत्व की कमी हो रही है, ठीक है। इसके अलावा नई पत्तियों पर पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, तो इसमें 2 प्रकार से प्रकट होंगे। एक में तो क्या होगा? संपूर्ण पत्ती पीली हो जाएगी, और दूसरे में क्या होगा? अंतःशिरा हरिमाइनता। संपूर्ण पत्ती पीली और अंतःशिरा हरिमाइनता। संपूर्ण पत्ती पीली होने का मतलब क्या है? जो भी पत्ती आपको दे रखी है वो सारी की सारी पूरी पीली हो रही है। तो इसके लिए कौन कौन से पोषक तत्व अपन ने नई पत्तियों पर पढ़ा था? नई पत्तियों पर कौन कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही थी? तो वो कौन कौन से? सल्फर, कॉपर, क्लोरीन और इसके अलावा फेरस और मैंगनीज।
तो इनमें से जो फेरस और मैंगनीज है वो अंतःशिरा हरिमाइनता दर्शा रहे, ध्यान रखना। फेरस और मैंगनीज क्या कर रहे हैं, अंतःशिरा हरिमाइनता दर्शा रहे हैं। अंतःशिरा हरिमाइनता का मतलब क्या है, ये पत्ती है, इनमें ये सिराएं होती है। तो ये सिराएं क्या होगी, ये सिराएं पीली पड़ जाएंगी। पत्ती में क्या हो रहा है, सिराएं होती है और ये सिराएं पीली पड़ रही है, मतलब कौन सी पत्ती, वो भी नई पत्ती। ध्यान रखना, यहाँ पे अपन नई पत्ती के बारे में पढ़ रहे हैं। नई पत्ती, अगर उसमें नई पत्ती में क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं, नई पत्ती में अगर ये सिराएं पीली पड़ रही है तो इसका मतलब क्या है, फेरस, या तो फेरस की कमी है या फिर मैंगनीज की कमी है। ध्यान रखना, नई पत्तियों की बात हो रही है। अंतःशिरा हरिमाइनता मतलब पत्ती में क्या हो रही है, सिराएं क्या हो रही है, पीली हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन कौन से पोषक तत्व है, फेरस और मैंगनीज। संपूर्ण पत्ती पीली, तो इसमें एक ट्रिक का ध्यान रखना, सब कुछ क्लोरीन, मतलब पीली हो रही है, पत्ती पीली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ क्लोरीन की वजह से हो रहा है। ये संपूर्ण, जो नई पत्तियों में संपूर्ण पत्ती पीली हो रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, ट्रिक लिख लेना, सब कुछ क्लोरीन की वजह से हो रही है। मतलब क्या हो रहा है, जैसे नई पत्तियां, संपूर्ण नई पत्तियों में संपूर्ण पत्ती पीली हो रही है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, सब कुछ क्लोरीन की वजह से हो रही है। अगर वो पत्तियां पीली हो रही है तो वो सब कुछ क्लोरीन की वजह से हो रही है। तो सल्फर, कॉपर और क्लोरीन। ठीक है, तो नई पत्तियों में अपन ने पढ़ लिया संपूर्ण पत्ती पीली हो रही है तो उसमें उसका मतलब क्या है, सब कुछ क्लोरीन, सल्फर, कॉपर और क्लोरीन की कमी से संपूर्ण पत्ती पीली हो रही है। अंतःशिरा हरिमाइनता की बात आ जाए तो वो कौन कौन सी है, फेरस और मैंगनीज। ठीक है, अब पुरानी पत्तियों की बात करें अपन, संपूर्ण पत्ती पीली मतलब सब कुछ क्लोरीन की वजह से हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी अपन ने बात आए अंतःशिरा हरिमाइनता। अंतःशिरा हरिमाइनता, तो इसमें कौन कौन से, फेरस और मैंगनीज, दो पोषक तत्व है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है नई पत्तियों की। ठीक है, अब पुरानी पत्तियों की बात करें अपन, तो पुरानी पत्तियों में कमी के लक्षण, पुरानी पत्तियों में कमी के लक्षण दो तरह से प्रकट होंगे। एक में क्या होगा, मर्त धब्बे बनते हैं, एक में क्या होगा, मर्त धब्बे बनेंगे, और एक में क्या होगा, मर्त धब्बे नहीं बनते हैं। मतलब क्या होगा, मर्त धब्बे बनने का मतलब क्या है, ये पत्ती है, इनमें जगह जगह पे ये पीले पीले स्पॉट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मर्त धब्बे बन रहे हैं पत्तियों पे। ये कौन से पोषक तत्व की कमी से हो रहा है, मर्त धब्बे बनते हैं। पोटेशियम और मोलिब्डेनम की कमी से, ध्यान रखना, पोटेशियम और मोलिब्डेनम की कमी से क्या हो रहा है, मर्त धब्बे बन रहे हैं। ठीक है, पुरानी पत्तियों पर मर्त धब्बे, मतलब ये पीला जो हो रहा है, जगह जगह पीले पीले स्पॉट बन रहे हैं, इनका कारण क्या है, मर्त धब्बे बन रहे हैं, तो पोटेशियम और मोलिब्डेनम की कमी से। ठीक है, और मर्त धब्बे नहीं बनते हैं, मर्त धब्बे नहीं बन रहे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि दो तरह से इनमें कमी के लक्षण प्रकट होंगे आगे जाके। मर्त धब्बे नहीं बन रहे तो मतलब इनमें दो तरह से आगे जाके कमी के लक्षण प्रकट होंगे। तो वो कौन कौन से है, एक में तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पत्ती पीली, और एक में फिर वही अंतःशिरा हरिमाइनता। अंतःशिरा हरिमाइनता। ठीक है, मर्त धब्बे नहीं बनते, मर्त धब्बे नहीं बन रहे, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें दो तरह से लक्षण प्रकट होंगे, संपूर्ण पत्ती पीली और एक में क्या होगा, अंतःशिरा हरिमाइनता। तो संपूर्ण पत्ती पीली,
नाइट्रोजन की कमी से हो रही है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन की कमी से संपूर्ण पत्ती पीली हो रही है। अंतःशिरा हरिमाइनता, ये किसकी, नई पत्तियों पुरानी पत्तियों की बात हो रही है। ध्यान रखना, पुरानी पत्तियों में अगर अंतःशिरा हरिमाइनता हो रही है तो वो किस पोषक तत्व की कमी से हो रही है, मैग्नीशियम की कमी से। और जो पुरानी पत्तियों में बारे संपूर्ण पत्ती पीली हो रही है, उसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन की कमी हो रही है। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा था कि पुरानी पत्तियों पर 5 पोषक तत्व की कमी हो रही है। एक तो पोटेशियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब अपने बच गया एक फास्फोरस, अपने फास्फोरस बच गया, तो इसमें अलग ही कमी के लक्षण दिखते हैं। आगे अपन फास्फोरस के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, तब बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता दूं कि फास्फोरस की कमी का लक्षण एक शब्द में बोले तो क्या होगा, बैंगनी रंग के धब्बे। एक शब्द में बोले तो फास्फोरस पुरानी पत्तियों पर क्या हो जाएंगे, बैंगनी रंग के धब्बे हो जाएंगे। पुरानी पत्तियों पर अगर बैंगनी रंग के धब्बे हो रहे हैं, बैंगनी रंग के धब्बे हो रहे हैं, तो वो किसकी कमी से हो रहे हैं, फास्फोरस की कमी से। ध्यान रखना, आगे अपन फास्फोरस को विस्तार से पढ़ेंगे तब बताऊंगी मैं कि एंथोसाइनिन जो वर्णक बनता है वो फास्फोरस की कमी के कारण बनता है। तो एंथोसाइनिन वर्णक का मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे बैंगन में अपन बात करें, बैंगन में जो बैंगनी रंग का कारण है वो भी एंथोसाइनिन वर्णक है। तो यहाँ पे फास्फोरस पोषक तत्व की कमी से क्या हो रहा है, पुरानी पत्तियों पर बैंगनी रंग के धब्बे बन रहे हैं। वो कौन सा पोषक तत्व है, फास्फोरस। ठीक है, कमी के लक्षणों को अच्छी तरह से गोद लेना, अच्छी तरह से याद कर लेना। हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं, और मतलब आपके केमिस्ट्री में भी आते हैं पोषक तत्व, तो उनमें भी 1 या 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछेंगे और 2 क्वेश्चन कन्फर्म एग्रीकल्चर में जेड के पेपर में। ध्यान रखना, अच्छे से बोल लेना इनको। पुरानी पत्तियों का ध्यान रखना, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस। संपूर्ण नई पत्तियों की बात करें, सल्फर, कॉपर, क्लोरीन, फेरस और मैग्नीज। मध्य पत्तियों की बात करें, जिंक, और शीर्ष कलिका की बात करें, कैल्शियम और बोरोन। ये गोद लेना, ये चालकता के आधार पर जो अभी अपन ने होल्ड किया था टॉपिक, चालकता के आधार पर, चालकता के आधार पर पोषक तत्व पढ़ रहे थे, उसमें मृदा के आधार पर चालकता पढ़ ली थी और पौधों के आधार पर होल्ड ऑन किया था अपन ने। पौधों के आधार पर, पौधों में चालकता के आधार पर, सॉरी, पौधों में चालकता के आधार पर ये जो टॉपिक बढ़ेंगे उसमें ये याद होना जरूरी है, कमी के लक्षण याद होना जरूरी है आपको, क्योंकि पौधों में चालकता के आधार पर पूरा इसी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो पुरानी पत्तियों पे फिर से देख लो, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, नई पत्तियों की बात करें, सल्फर, कॉपर, क्लोरीन, फेरस और मैग्नीज। और जो अपने मध्य पत्तियों की बात करें, जिंक, और शीर्ष कलिका की बात करें तो कैल्शियम और बोरोन। ठीक है, ये तो हो गए कमी के लक्षण के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। चौथा वर्गीकरण हो गया अपने कमी के लक्षणों के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। बैंगनी रंग के धब्बे, फास्फोरस एकमात्र पोषक तत्व है, ध्यान रखना। अब चालकता के आधार पर अपन वापस स्टार्ट करते हैं। जो तीसरा वर्गीकरण पढ़ रहे थे अपन, वो था चालकता के आधार पर। इसमें 2 प्रकार से चालकता होगी, ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि पूछा क्या है, मृदा में चालकता के आधार पर पूछा है या पौधों में चालकता के आधार पर पूछा है, इसका ध्यान रखना आपको। तो मृदा में चालकता अभी अभी अपन ने 3 भागों में डिवाइड किया था, ये पढ़ लिया था। ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो चालकता के आधार पर जो पौधों में चालकता के आधार पर बात करें, पौधों में चालकता के आधार पर
इसमें पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा है? फिर वही 4 भागों में। मैंने आपको पहले बोला था कि कमी के लक्षणों को अच्छे से गोद लेना, क्योंकि जो कमी के लक्षण हो रहे हैं वही सारे पौधों में चालकता के आधार पर आएंगे। ठीक है, इसकी ट्रिक बताओ अभी। अधिक चालक, पौधों में अधिक चालक तत्व कौन कौन से हैं? अधिक चालक, ये कम चालक, ये मध्यम चालक और ये अचालक। ठीक है, कमी के लक्षण अभी अभी पढ़े थे अपन ने। अधिक चालक पोषक तत्व, पौधों में अधिक चालकता की बात हो रही है, तो अधिक चालक पोषक तत्व कौन कौन से होंगे? जिनकी कमी के लक्षण, अभी अभी अपन ने कमी के लक्षण की बात की थी। जिनकी कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पे प्रकट हो रहे हैं, वो सारे के सारे अधिक चालक तत्व हो जाएंगे। ठीक है, जिनकी कमी के लक्षण पौधे की पुरानी पत्तियों पर प्रकट हो रहे हैं, वो सारे के सारे अधिक चालक तत्व हैं। तो अधिक चालक तत्व कौन कौन से थे? वो NPK और मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। कौन से पोषक तत्व है जिनकी कमी के लक्षण कौन सी पत्तियों पर? पुरानी पत्तियों पर। पुरानी पत्तियों पर जिन पोषक तत्व की कमी के लक्षण प्रकट होंगे, वो सारे के सारे अधिक चालक होंगे। ध्यान रखना, पौधों में चालकता की बात हो रही है। और कम चालक, जिनकी कमी के लक्षण नई पत्तियों पर प्रकट हो रहे हैं। वही सब कुछ क्लोरीन और फेरस और मैंगनीज। ठीक है, कम चालक तत्व की बात करें तो जिन पोषक तत्व की कमी के लक्षण जो पौधे की नई पत्तियां होगी, जिन पोषक तत्व की कमी पौधे की नई पत्तियों पर प्रकट हो रही है, वो सारे के सारे कम चालक तत्व हो जाएंगे। ध्यान रखना, मध्यम चालक से ध्यान रखना, एक चीज अपन ने पढ़ा था कि मध्यम चालक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? मध्य में जो मध्य में भाग है पौधे का जो मध्यम भाग है, उस पर अपन ने पढ़ा था जिंक पोषक तत्व की कमी हो रही है। तो इसी में भी ध्यान रखना है कि पौधों में चालकता के आधार पर जो मध्यम चालक तत्व है वो वही है जिसकी कमी के लक्षण पौधे के मध्य भाग पर प्रकट हो रही है। तो जिंक पोषक तत्व की कमी पौधे के मध्य भाग पर प्रकट हो रही है, तो मध्यम चालक तत्व कौन सा हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। मध्यम से मध्यम ध्यान रखना, मध्य में जो मध्य पत्तियां है उनपे कमी के लक्षण जिंक के प्रकट हो रहे हैं, तो मध्यम चालक तत्व भी कौन हो जाएगा? जिंक। अचालक तत्व, अच्छा एक बात बताओ, शीर्ष कलिका है अपनी, शीर्ष कलिका पे कैल्शियम और बोरॉन पोषक तत्व है। मध्यम जो अपने शीर्ष कलिका है उस पे कैल्शियम और बोरॉन पोषक तत्व की कमी हो रही है। तो एक बात बताओ कि कैल्शियम और बोरॉन पोषक तत्व की कमी शीर्ष भाग में प्रकट हो रही है। अब इससे भी ऊपर कोई भाग थोड़ी नहीं है ना, तो ये चल के कहा जाएंगे, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? अचालक हो जाएंगे। कैल्शियम और बोरॉन शीर्ष कलिका पे जिन पोषक तत्वों की कमी दिखती है वो कौन से हो जाएंगे? अचालक तत्व। तो पौधों में चालकता के आधार पर अचालक तत्व कैल्शियम और बोरॉन है, और मृदा में चालकता के आधार पर अचालक तत्व है। अचालक तत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हो जाएंगे? जिंक और फॉस्फोरस। ठीक है, मृदा में चालकता के आधार पर जो अचालक तत्व है वो है फॉस्फोरस और जिंक है, और जो पौधों में अचालक तत्व है वो कैल्शियम और बोरॉन। ठीक है, चालकता मात्रा के आधार पर हो गया, अपने धातु के आधार पर हो गया, चालकता के आधार पर हो गया, कमी के लक्षण के आधार पर हो गया। अब पांचवा वर्गीकरण पढ़ने से पहले, पांचवा और छठा वर्गीकरण, पांचवा वर्गीकरण है जुड़ने के आधार पर है, जुड़ने के आधार पर है, और छठा अपने है आयन के आधार पर है। ध्यान रखना, पोषक तत्वों का वर्गीकरण चल रहा है अभी, तो एक तो जुड़ने के आधार पर है, एक आयन के आधार पर है। इनके बारे में पढ़ने से पहले, इनके आधार पर वर्गीकरण को पढ़ने से पहले अपन एक बात की चर्चा करेंगे, वो ये है कि पौधों में
पोषक तत्वों की उपलब्धता के रूप पौधों में उपलब्ध रूप है, मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं उनके उपलब्ध रूप की चर्चा करेंगे कि अपन जो मर्दा में उनकी पूर्ति कर रहे हैं, तो वो मर्दा में पूर्ति होने के बाद वो किस आधार पर, मतलब किन आयनों के साथ जुड़ेंगे और फिर पौधों को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो पौधों में उपलब्ध रूप, पौधों में उपलब्ध रूप जो अलग अलग पोषक तत्व है उनके उपलब्ध रूप की बात करें तो पहले नंबर पे हो जाएगा जैसे पोषक तत्व और उपलब्ध रूप, पोषक तत्व और फिर उपलब्ध रूप। ठीक है, अब एक साइड अपन धनायन पोषक तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं, एक साइड ऋणायन पोषक तत्वों की। पोषक तत्व उपलब्ध रूप, पोषक तत्व उपलब्ध रूप। ठीक है, पहले नंबर पे आता है अपने नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मृदा में उपलब्ध रूप क्या है, मतलब पौधों को किस रूप में अवेलेबल होगा नाइट्रोजन, नाइट्रेट के रूप में, और एक दूसरा नाइट्रोजन का ध्यान रखना अमोनियम रूप में भी प्राप्त होता है। अच्छा, एक चीज देखी होगी आपने, सुना होगा अभी तक एग्रीकल्चर में कि नाइट्रोजन जो नाइट्रेट है वो अधिक चालक तत्व, अभी अभी अपन ने पढ़ा था चालकता के आधार पर, जब अपन वर्गीकरण पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था कि नाइट्रेट है वो अधिक चालक तत्व है। ठीक है, तो अधिक चालक तत्व है इसलिए इसको ये मृदा में डालते ये जल्दी से पौधों को प्राप्त हो जाएगा नाइट्रेट। और यही अपन बात करें अमोनियम, तो अमोनियम को अपन ध्यान रखना जलीय मृदा, जलमग्न मृदाओं में। आगे अपन चर्चा करेंगे इनके बारे में बहुत डीपली, पर अभी आप इतना ध्यान रखो जलमग्न मृदाओं में, जलमग्न मृदाओं में नाइट्रोजन को किस रूप में दिया जाता है, अमोनियम के रूप में, अमोनियम के रूप में जलमग्न मृदाओं में नाइट्रोजन को दिया जाता है, ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन है वो दो रूप में अवेलेबल है, धनायन रूप में भी। धनायन रूप क्या है, अमोनियम, और ऋणायन रूप क्या है, नाइट्रेट। ठीक है, अब दूसरा पोषक तत्व है अपने मोलिब्डेनम, MoO4-। ठीक है, मोलिब्डेनम का जो रूप है, मोलिब्डेनम किस रूप में पौधों को प्राप्त हो रहा है, तो MoO4 के रूप में पौधों को अवेलेबल होगा ये मोलिब्डेनम। तीसरा अपने पास है क्लोरीन। क्लोरीन पोषक तत्व भी नेगेटिव रूप में प्राप्त होगा पौधों को, क्लोरस Cl-। ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ 2021 जेट में, 2021 में जो जेट का पेपर हुआ था उसमें केमिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो मृदा में धनायन और ऋणायन दोनों रूप में पौधों को प्राप्त होता है। ध्यान रखना 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व है, कौन सा पोषक तत्व ऐसा है जो मृदा को धनायन और ऋणायन दोनों रूप में अवेलेबल हो रहा है, तो वो कौन सा है, नाइट्रोजन। ठीक है, अब क्लोरीन की बात करें Cl- के रूप में प्राप्त हो गया। चौथी बात करें सल्फर, SO4-2 के रूप में अवेलेबल हो रहा पौधों। ठीक है, अब इधर धनायन पोषक तत्वों की बात करें, एक यहाँ पे आ जाएगा फोस्फोरस, H2PO4-। फोस्फोरस H2PO4- के रूप में अवेलेबल हो रहा पौधों को। उपलब्ध रूप का ध्यान रखना, पूछा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से मोलिब्डेनम का उपलब्ध रूप है, ऑप्शन क्या दे देंगे, MoO4-, ऐसे ऑप्शन आएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना इनका। ठीक है, तो फास्फोरस की बात करें H2PO4,
माइनस के रूप में फॉस्फोरस पौधों को अवेलेबल हो रहा है। आगे अपन बात करें पोटास किस रूप में, के प्लस के रूप में प्राप्त हो रहा है। कैल्शियम Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2, जिंक Zn+2, कॉपर Cu+2, निकिल Ni+2, पांच ये हो गए। इसके अलावा आपके जैसे कार्बन की बात आ जाए, ये भी इनका भी कोई उपलब्ध रूप होता है ना, CO2 के रूप में प्राप्त हो रहा है पौधों को। नाइट्रोजन की बात आए, सॉरी हाइड्रोजन, तो उसमें क्या हो जाएगा H2O। और 10 नंबर पे क्या आ रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का उपलब्ध रूप O2 के रूप में प्राप्त हो रहा है। इन पे कोई आयन नहीं होगा, ध्यान रखना। इनका यही ध्यान रखना है कि ये पौधों को वायुमंडल से सीधा प्राप्त होते हैं, इनके लिए कोई भी उर्वरक देने की जरूरत नहीं पड़ती, CHO। तो इनका उपलब्ध रूप अलग से ही लिख लेना आप, ये ना धनायन है ना ऋणायन है, बस इतना ध्यान रखना, CO2 के रूप में, H2O के रूप में और O2 के रूप में, ठीक है। इनको साइड में लिख लेना आप। एक आपके देखो अलग से बोरोन पोषक तत्व आ रहा है जो H3BO3 के रूप में पौधों को प्राप्त हो रहा है। इसके बारे में, इसको भी अलग से लिखना है, इसके बारे में अभी दूसरी बात बताऊंगी, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और कौन से छूट गए, कॉपर, निकिल, फेरस। हो गए क्या, 8। 2 पोषक तत्व और छूट रहे अपने। बोरोन हो गया, 1 पोषक तत्व और रह रहा है। चलो छोड़ो, वो ध्यान में आएगा तब आपको इसके बारे में बता दूंगी, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, पौधों को पोषक तत्व के उपलब्ध रूप कौन कौन से हैं, तो उपलब्ध रूप में ये ध्यान रखना आप, ठीक है। उपलब्ध रूप में इतना ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज और आए, अपन ने, मैंने बोला था कि चौथा जो 5वां वर्गीकरण है, आयन के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण। तो उपलब्ध रूप देखो, दो आधार हो गए, 2 टॉपिक क्लियर हो गए। एक तो उपलब्ध रूप में से क्वेश्चन आ सकता है, एक आयन के आधार पर। तो आयन के आधार पर बात करें तो ये 2 भागों में हो गए ना, ये तो हो गया रिनाइन और ये क्या हो गया, धनाइन, ठीक है। उपलब्ध पहले पढ़ा था कि पोषक तत्व और उनके उपलब्ध रूप ये आ गए। अब अपन ने जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे पोषक तत्वों का, उसमें एक चीज देखी थी कि आयन के आधार पर वर्गीकरण। आयन के आधार पर वर्गीकरणों की बात करें तो ऋणायन पोषक तत्व ये वाले हैं, इसके अलावा धनायन पोषक तत्व ये वाले हैं। तो इनको जो उपलब्ध रूप है उनके आधार पर ही डिवाइड किया गया है, धनायन और ऋणायन पर, ठीक है। अब इसमें एक चौथा जो 5वां 6ठा अपने जो वर्गीकरण आ रहा है वो है जुड़ने के आधार पर वर्गीकरण। आयन के आधार पर हो गया, ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्या है, ऋणायन, और ये क्या है, धनायन। ये आयन के आधार पर हो गया, ठीक है। अब जुड़ने के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, अपनी छठा जो वर्गीकरण है जुड़ने के आधार पर। जुड़ने के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण, तो इसको 2 भागों में अपन डिवाइड करेंगे। एक तो आपने 2 भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो है असंयुक्त पोषक तत्व,
असंयुक्त। और दूसरा अपने संयुक्त, ये जुड़ने के आधार पर ध्यान रखना। संयुक्त का मतलब क्या हो रहा है कि इसमें या तो कार्बन जुड़ेगा, सॉरी, या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन। जैसे अपन पोषक तत्व नाइट्रोजन की पूर्ति कर रहे हैं मृदा में, तो इसके साथ नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। इसमें अपन पूर्ति कर रहे हैं तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। इसका मतलब यही है कि आपको संयुक्त पोषक तत्व पूछे तो संयुक्त का मतलब क्या हो रहा है कि इनके साथ या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है या फिर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो वो तो कौन से जुड़ रहे हैं, जिनमें जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, वो तो संयुक्त हो जाएंगे। और इनके अलावा जितने भी पोषक तत्व दे रखे वो सारे के सारे असंयुक्त हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो असंयुक्त पोषक तत्व की बात आए तो देखो, ये इसके साथ ऑक्सीजन जुड़े रहा है, नाइट्रेट के साथ जुड़ रहा है ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े रहा है। तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, संयुक्त पोषक तत्व। संयुक्त जो पोषक तत्व है उनको स्टार के रूप में दर्शा रही हूँ यहाँ पे। तो संयुक्त पोषक तत्व ये है, अमोनियम भी है, नाइट्रेट भी है, ठीक है। इसके अलावा मोलिब्डेनम, इसके अलावा सल्फर, और क्या हो जाएगा, फास्फोरस, ठीक है। इनमें भी कोई कुछ भी नहीं जुड़ रहा, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन नहीं जुड़ रहा। मतलब ये क्या, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, असंयुक्त पोषक तत्व हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक H3BO3 की बात करी थी अपन ने, मतलब बोरोन का जो उपलब्ध रूप है वो H3BO3 है, जिसका अपन इस रासायनिक नाम की बात करें तो हाइड्रोजन बोरेट है, ठीक है। हाइड्रोजन बोरेट इसका नाम है। तो इसको अपन बात करें, ये कौन सा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, संयुक्त। अच्छा, अपन ने इसको अलग से लिखा था। अलग से लिखने का मतलब क्या है, H3BO3 को अलग से लिखने का मतलब क्या है कि सारे के सारे पोषक तत्व आयन के रूप में मिल जाए। देखो, ऋणायन ऋणायन ऋणायन, ठीक है। ये ऋणायन एक तरफ लिख दिया अपन ने, धनायन एक तरफ लिख दिया। सारे के सारे पोषक तत्व आयन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एकमात्र जो बोरोन पोषक तत्व है इसको नोड लगा के लिख लेना, अपवाद लगा के लिख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ध्यान रखना। तो उपलब्ध रूप हो गए अपने, इनके साथ दो वर्गीकरण हो गया, जुड़ने के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा वर्गीकरण हुआ था वो आयन के आधार पर वर्गीकरण है, ठीक है। अब जो H3BO3 है उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसका उपलब्ध रूप है, बोरोन का उपलब्ध रूप है H3BO3, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोजन बोरेट, हाइड्रोजन बोरेट, ठीक है। H3BO3 का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन बोरेट, बोरेट। तो सभी पोषक तत्व आयन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो यौगिक के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो दोनों यौगिक रूप में जो बोरोन पोषक तत्व है उसको अपवाद लगा के लिख लेना, एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो यौगिक के रूप में पौधों को प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी के साथ पोषक तत्वों का वर्गीकरण अपने कंप्लीट होता है। अब पोषक तत्वों के बेसिक में एक दो टॉपिक और बच रहे हैं अपने। इसमें पहला ये कमी के लक्षण, सॉरी भारतीय मृदाओं में एक टॉपिक अपने रह रहा, भारतीय मृदाओं में पोषक तत्व की कमी। भारतीय मृदाओं में पोषक तत्व की कमी की बात करें तो इसमें जो प्राथमिक पोषक तत्व है, ध्यान रखना, मतलब भारतीय मृदाओं में कौन से पोषक तत्व की कमी है, तो प्राथमिक पोषक तत्व में कौन से पोषक तत्व की कमी है, नाइट्रोजन की, इसके बाद फास्फोरस की, ठीक है। जो द्वितीयक पोषक तत्व है उनमें भारतीय मृदाओं में सल्फर पोषक तत्व की कमी है, ठीक है। यही अपने बात करें सूक्ष्म पोषक तत्व,
तो सूक्ष्म पोषक तत्व में भारतीय मृदाओं में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी का मतलब यही है कि प्राथमिक पोषक तत्व क्वेश्चन यू पूछ ले आपको कि भारतीय मृदाओं में कौन से प्राथमिक पोषक तत्व की कमी पाई जा रही है, तो वो कौन सा है, नाइट्रोजन। और भारतीय मृदाओं में कौन सा द्वितीय पोषक तत्व की कमी पाई जा रही है, तो वो कौन सा है, सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो इसमें आएगा जिंक, दूसरे नंबर पे आएगा फेरस, तीसरे नंबर पे आएगा कॉपर, फिर आएगा आपके मैंगनीज। ठीक है, जिंक पोषक तत्व की कमी भारत की 47% मृदाओं में, जिंक पोषक तत्व की कमी ध्यान रखना, भारत की 47% मृदाओं में। इसके साथ अपन फेरस पोषक तत्व की बात करें तो भारत की 11% मृदाओं में फेरस पोषक तत्व की कमी है, कॉपर की 4.8% मृदाओं में और मैंगनीज की 4% मृदाओं में कमी पाई जा रही है, ध्यान रखना। द्वितीय पोषक तत्व में सल्फर है, सूक्ष्म पोषक तत्व में जिंक, फेरस, कॉपर और मैंगनीज। अच्छा, अपन ने पढ़ा प्राथमिक पोषक तत्व में नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है। एक क्वेश्चन अपन ने इतना सा पढ़ के छोड़ दिया, दूसरा यूं पूछ ले अपन को, क्वेश्चन यूं आ जाए कि भारतीय मृदाओं में कौन से प्राथमिक पोषक तत्व की प्रचुरता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, भारतीय मृदाओं में पोषक तत्व की कमी करवा रही हूँ यहाँ पे, तो नाइट्रोजन पोषक तत्व की कमी है। प्रचुरता की बात करें कि भारतीय मृदाओं में कौन से प्राथमिक पोषक तत्व की प्रचुरता है, तो अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस तो क्या है, कमी के लक्षणों में आ रहे हैं, तो प्रचुरता की बात आ जाए। प्राथमिक पोषक तत्व में प्रचुरता पूछ ले तो पोटास पोषक तत्व की भारतीय मृदाओं में प्रचुरता है, ध्यान रखना। एक चीज ये है कि अपन ने चर्चा की थी, सबसे पहले खोजा गया सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, फेरस, जिसकी खोज किसने की थी, ग्रीस ने 1843 में। ठीक है, अब इसी फेरस की कमी को भारतीय मृदाओं में सर्वप्रथम देखा गया था। क्वेश्चन ये आ जाए कि भारतीय मृदाओं में सर्वप्रथम किस पोषक तत्व की कमी को देखा गया, तो वो कौन सा पोषक तत्व है, फेरस पोषक तत्व की कमी को देखा गया है, ध्यान रखना। सबसे पहले पोषक तत्व की, सूक्ष्म पोषक तत्व की खोज की बात आ जाए तो ग्रीस 1843 फेरस में हुई थी, और कमी के लक्षणों की बात आ जाए तो भी फेरस पोषक तत्व ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, अपने दो नॉर्मल बेसिक टॉपिक और बच रहे पोषक तत्वों में। एक मृदा में जो पोषक तत्वों की प्राप्ति के स्रोत है, मृदा में पोषक तत्वों की प्राप्ति का स्रोत है। मान लो कि अपन मृदा में ऐसे तो पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो मृदाओं में अपन उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर अपन से पूछे कि प्राकृतिक रूप से अगर पौधा मृदा से पोषक तत्व ले रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो स्रोत होगा ही ना मृदा में, तभी ले रहा है वो। तो अपन पोषक तत्वों की बात करें कि कौन सा पोषक तत्व की मृदा में स्रोत क्या है, पोषक तत्व का मृदा में स्रोत क्या है, ये चीज ध्यान रखनी है। पोषक तत्व अगर मृदा से पोषक तत्व ले रहा है, पौधा मृदा से पोषक तत्व ले रहा है तो उसका कोई ना कोई तो स्रोत होगा ना। तो उस स्रोत की अपन चर्चा करें तो पोषक तत्व पहला नाइट्रोजन का मृदा में स्रोत क्या है, कार्बनिक पदार्थों से नाइट्रोजन की पूर्ति हो रही है। अब कार्बनिक पदार्थों से कैसे हो रही है ये आगे अपन चर्चा करेंगे। खनिजीकरण, अखनिजीकरण चक्र, जो नाइट्रोजन चक्र पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आएगा कि कार्बनिक पदार्थ मृदा में नाइट्रोजन का स्रोत कैसे हो रहा है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की बात हो गई, अपने कार्बनिक पदार्थ स्रोत है। इसके अलावा फोस्फोरस, फोस्फोरस का मृदा में स्रोत क्या है, एपेटाइट। ध्यान रखना, जो एपेटाइट, ये दूसरे पोषक तत्व जो पूर्ति के स्रोत बता रही हूं मैं, वो सारे के सारे खनिजों का समूह बोलते हैं। जैसे फोस्फोरस खनिजों का अगर समूह है तो उसको एपेटाइट खनिजों के समूह से प्राप्त हो रहा पोषक तत्व है। कौन सा, फेरस, सॉरी फोस्फोरस पोषक तत्व है वो एपेटाइट खनिजों के। अपन ने ये चीज पढ़ी थी कि अखनिज पोषक तत्व कौन कौन से हैं, CHO। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अखनिज पोषक तत्व है।
इसके अलावा जितने भी 14 पोषक तत्व बच रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, खनिज पोषक तत्व है। ठीक है, तो खनिज पोषक तत्व मतलब खनिजों का कोई ना कोई समूह होगा जिससे ये पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है। तो एपेटाइट खनिजों के समूह से कौन सा पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है, फास्फोरस। यानी कि फास्फोरस अगर पौधा ले रहा है मृदा से तो उसका स्रोत क्या है, मृदा में एपेटाइट खनिजों का समूह है। ठीक है, एक पोटास, पोटास का स्रोत बोले तो माइका या फेल्सपारक। चौथी बात आ जाए कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका दोनों का ही स्रोत क्या है, डोलोमाइट। एक चीज ध्यान रखना, एपेटाइट खनिजों के समूह से फास्फोरस भी प्राप्त होता है और क्लोरीन भी। अगर क्लोरीन पोषक तत्व की मृदा में पूर्ति का स्रोत आ जाए तो वो एपेटाइट खनिजों का समूह ही होगा, ध्यान रखना। और कैल्शियम और मैग्नीशियम डोलोमाइट खनिजों से प्राप्त हो रहा है। इसके बाद अपन बात करें बोरोन का स्रोत है। बोरोन का मृदा में क्या स्रोत है, टूरमेलिन, जिसमें 3 से 4% बोरोन पाया जाता है, ध्यान रखना। टूरमेलिन जो खनिज है, खनिजों का समूह है, उससे कौन सा पोषक तत्व प्राप्त हो रहा है, बोरोन। आगे अपन बात करें मोलिब्डेनम, इसका स्रोत क्या है, ओलिवाइन। मोलिब्डेनम का स्रोत क्या है, ओलिवाइन। इसके अलावा बात करें कॉपर, कॉपर का स्रोत है साल्फोपाइराइट। साल्फोपाइराइट कॉपर का स्रोत है मृदा में, साल्फोपाइराइट। इसके अलावा फेरस, फेरस का सबको पता है पाइराइट। पाइराइट जो खनिज होगा उससे कौन सा पोषक तत्व, फेरस प्राप्त हो रहा है। 9 नंबर अपने बच रहा है जिंक। जिंक पोषक तत्व की कमी किससे हो रही है, किससे पूर्ति, कौन से खनिज से जिंक पोषक तत्व की पूर्ति हो रही है, स्क्लेराइट। एक और बच रहा आपके इसमें हो गए, ये कंप्लीट हो गए आपके। ठीक है, जिंक पोषक तत्व की कमी स्क्लेराइट खनिजों से प्राप्त हो रही है। इसके अलावा एक देखो कार्बनिक पदार्थों में अपन एक तो नाइट्रोजन पढ़ा था, एक सल्फर की पूर्ति की बात आ जाए तो वो भी कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त हो रहा है। सल्फर पोषक तत्व है वो भी कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपने लास्ट टॉपिक, आज की क्लास का अपने लास्ट टॉपिक रहेगा वो ये है पोषक तत्व लेने की विधियां। पोषक तत्व लेने की विधियां। पोषक तत्व अगर मृदा से जड़ के संपर्क में आ रहा है तो जड़ जैसे पोषक तत्वों को ग्रहण कर रही है, या फिर जो पोषक तत्व मृदा के संपर्क में आ रहा है तो वो पोषक तत्व जड़ के संपर्क में आ रहा है तो वो किस विधि से आ रहा है, यही अपन इसमें चर्चा करेंगे। तो इसमें पहली विधि है मास फ्लो। मास फ्लो विधि। इस विधि में क्या होता है, जैसे ये पौधा है, ये पौधा है, इसकी जड़ों के संपर्क में पोषक तत्व कैसे आएगा, जड़ों के संपर्क में पोषक तत्व लेने की विधियों का मतलब यही है कि पोषक तत्व मृदा से जड़ के संपर्क में आ रहा है तो जड़ उसको कैसे ग्रहण कर रही है, या फिर ये संपर्क में आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है। तो मास फ्लो विधि में क्या होता है, पोषक तत्व किसके साथ जुड़ेगा, जैसे नाइट्रोजन है,
तो वो किसके साथ जुड़ेगा? जल के साथ जुड़ेगा, H2O के साथ जुड़ेगा और H2O के साथ जुड़ के किसके संपर्क में आएगा? जड़ के संपर्क में आएगा। ठीक है, तो अपन बात करें मास फ्लो की, तो मास फ्लो मतलब पोषक तत्व किसके साथ मिलेगा? पोषक तत्व किसमें घुलेगा? जल में घुलेगा। जल में मिलेगा और किसको प्राप्त हो जाएगा? जड़ को। ठीक है, पोषक तत्व जल में घुलेगा और जड़ को प्राप्त हो जाएगा। इसी विधि को अपन क्या बोलते हैं? मास फ्लो। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से पोषक तत्व है जो आपके मास फ्लो विधि से जड़ के संपर्क में आ रहे हैं? तो वो कौन कौन से? नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे पोषक तत्व है जो मास फ्लो मतलब पोषक तत्व और पोषक तत्व जल में घुलेंगे फिर जड़ के संपर्क में आ रहे हैं। तो वो कौन कौन से पोषक तत्व है? नाइट्रोजन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसमें दूसरी विधि है आपके विसरण विधि। विसरण आप अच्छे से जानते हो, मतलब आयनों की अधिक सांद्रता से, आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं। विसरण का मतलब क्या हो रहा है? आयन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? विसरण। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आयन कैसे गमन करेंगे? अपने अधिक सांद्रता, जहां अधिक इनकी मात्रा होगी वहां से कम मात्रा की तरफ जाएंगे। और कम मात्रा कहाँ होती है? अधिकतर पौधों की जड़ों के पास पोषक तत्वों की कम मात्रा होती है और यहाँ पे मान लो पोषक तत्व की मात्रा है, तो ये अपनी अधिक सांद्रता से जड़ों के पास कम सांद्रता, कम मात्रा इन पोषक तत्वों की वहां पे आ जाएंगे। तो इस क्रिया को अपन क्या बोल रहे हैं? विसरण। तो विसरण क्रिया का मतलब यही है, कम सांद्रता की ओर आएंगे, कम सांद्रता मतलब जड़ के पास आ जाएंगे। तो विसरण से कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त हो रहे हैं उनके बारे में लिखना आप। फास्फोरस, पोटेशियम और सभी सूक्ष्म पोषक तत्व। ध्यान रखना, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले, सभी सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सी विधि से प्राप्त हो रहे हैं? तो वो विसरण विधि से प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसमें तीसरी विधि की बात करें, फास्फोरस, पोटेशियम और सूक्ष्म पोषक तत्व विसरण विधि से, ये दूसरा वाला विसरण विधि से, ये इंपॉर्टेंस याद रखना। ठीक है, तीसरा अपन इसी विधि में बात करें तो वो है अपनी जड़ संपर्क विधि। जड़ संपर्क विधि। जड़ संपर्क का मतलब क्या है? कि जड़, जैसे मतलब ये कोई भी पौधा है, इसकी जड़ खुद वृद्धि करके, ऐसे यहाँ पे पोषक तत्व है मान लो ये, तो ये पोषक तत्व यहाँ से नहीं हिलेगा, ये जो जड़ है वो खुद चल के जैसे अपनी वृद्धि करके पोषक तत्व के संपर्क में आ रही है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? अपने जड़ संपर्क विधि। पोषक तत्वों के संपर्क में अगर जड़ खुद चल के आ रही है तो वो जड़ संपर्क विधि है। अपन ने अभी अभी पढ़ा था कि मृदा में अचालक तत्व है, मृदा में अचालक तत्व कौन कौन से? फास्फोरस और जिंक। फास्फोरस और जिंक पोषक तत्व मृदा में अचालक है। तो ये दो पोषक तत्व हैं, इनमें जो मृदा में पोषक तत्व ये प्राप्त हो रहे हैं वो जड़ संपर्क विधि से प्राप्त हो रहे हैं, मतलब जड़ खुद वृद्धि करके आएगी और फास्फोरस और जिंक के संपर्क में आएगी। ठीक है, और क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि मृदा में अचालक तत्व है, जहां रहेंगे वहां के वहां ही पड़े रहेंगे, ये अपनी जगह से नहीं लेंगे, क्योंकि मृदा में ऐसा लगा है तो इनमें जड़ खुद क्या करेगी? अपनी वृद्धि करके फास्फोरस और जिंक के संपर्क में आएगी। ठीक है, अब इसी में चौथी विधि है परासरण। अच्छा, परासरण में क्या होता है? जड़ संपर्क। अपन ने जो 3 विधियां पढ़ी उन तीनों विधियों में क्या पढ़ा कि पोषक तत्व क्या हो रहा है? पोषक तत्व जड़ के संपर्क में आ रहा है। जो 3 विधियां अपन मास फ्लो पढ़ चुके हैं, इसके साथ जड़ संपर्क विधि, विसरण विधि, इन तीनों विधियों में क्या हो रहा है? पोषक तत्व जड़ के संपर्क में आ रही है, पोषक तत्व जड़ के संपर्क में आ रही है तीनों विधियों में। अब जो परासरण है उसमें अपन किसका अध्ययन करेंगे? परासरण में क्या अध्ययन करेंगे कि जड़ में अगर पोषक तत्व चले गए,
जड़ में पोषक तत्व चले गए तो वो पोषक तत्व वायवीय भागों तक कैसे पहुंचेंगे, मतलब तने और पत्तियों तक कैसे पहुंचेंगे। तो इस विधि को अपन परासरण क्या बोल रहे, परासरण को अपन दूसरे भागों में ऐसे बोले कि परासरण का मतलब क्या होता है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण क्या कहलाता है, परासरण। तो परासरण अर्ध पारगम्य झिल्ली से कैसे हुआ, ये पौधा है, इसकी ये जड़ें हैं, इनमें ये जड़ों के संपर्क में पोषक तत्व आ गया। अब ये संपर्क में आने से कुछ नहीं होता, इसमें प्रवेश कर जाएंगे, जड़ों में प्रवेश कर जाएंगे। अब जड़ों से वायवीय भागों तक जाना है, जड़ों से वायवीय भागों तक पोषक तत्वों को जाना है तो वो परासरण विधि से जाएंगे, परासरण विधि से। और परासरण को एक भाषा में, एक वर्ड में बोले तो अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण, एक वाक्य में बोले तो क्या होगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होने वाला विसरण है ये। तो परासरण से क्या हो रहा है, जड़ पोषक तत्व के संपर्क में आ गई, उसके बाद पोषक तत्व वायवीय भागों तक जा रहे हैं, वायवीय भागों तक जा रहे हैं तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, परासरण बोल रहे हैं। ठीक है, एक अपन बात करें जो जिंक पोषक तत्व है, जिंक पोषक तत्व की बात करें, ये जिंक एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो जड़ संपर्क विधि, मास फ्लो और विसरण तीनों विधियों से पौधों को प्राप्त हो रहा है। जिंक एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है जो तीनों विधियों से जड़ को प्राप्त हो रहा है। तीनों विधियां कौन कौन सी, जड़ संपर्क, मास फ्लो और विसरण, तीनों विधियों से जिंक पोषक तत्व किसको प्राप्त हो रहे हैं, पौधों को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अपन बात करें जड़, तो जड़ में पोषक तत्व जा रहे हैं तो उनका जड़ में जैसे जल है या पोषक तत्व है, उनको किस रूप में ग्रहण करेंगे, जैसा आयन रूप में ग्रहण कर रहे हैं, यौगिक रूप में ग्रहण कर रहे हैं। तो जड़ में क्या पाया जाएगा, जाइलम, जाइलम और असक्रिय ऊर्जा, जाइलम और असक्रिय ऊर्जा एक्टिव होगी वहां पे, जाइलम और असक्रिय ऊर्जा एक्टिव होगी कहां पे, जड़ में। कभी पोषक तत्व मतलब जड़ में क्या पाया जाएगा, जाइलम और असक्रिय ऊर्जा। ठीक है, असक्रिय ऊर्जा का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हो रही है, ऊर्जा इनएक्टिव रह रही है। ठीक है, तो जड़ में जाइलम पाया जाएगा तो जाइलम से क्या होगा, जाइलम का कार्य क्या होता है कि पोषक तत्व या पानी को वायवीय भागों तक पहुंचाना, पोषक तत्व या जो जल है उसको किसमें उपलब्ध करवाना, वायवीय भागों तक अवेलेबल करवाना। जड़ में जाइलम और असक्रिय ऊर्जा पाई जाएगी जिसके कारण ही ये क्या होंगे, इनको ग्रहण करेंगे, पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे और मृदा में इनकी पूर्ति करेंगे। ठीक है, इसमें जिंक पोषक तत्व का ध्यान रखना। एक मैंने H3BO3 के बारे में बताया था आपको कि H3BO3 क्या है, यौगिक रूप में पौधों को ग्रहण हो रहा है और सारे के सारे आयन के रूप में ग्रहण हो रहे हैं। ठीक है, पोषक तत्व लेने की विधियां हो गई अपने, थोड़ा बहुत बेसिक और बच रहा अपने पोषक तत्व में, बट आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे पोषक तत्व टॉपिक के साथ, इसी में अपन और ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अपने टॉपिक आज खत्म होता है, मिलते हैं अगली क्लास में फिर इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ध्यान रहे क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। क्लास अच्छी हो तो इसको कमेंट करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।